लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आइए हम आगे का भाग देखते हैं, पार्ट 7, चैप्टर 3 का भाग 7। मेरे पाँव झन-झन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाना गए थे। ख्वाहिश हो कि मैं बर्फ लेटकर इसी बर्फीली जन भर हुई देखूं, पर मेरे पास बर्फ के पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव युद्धांक लागू लेक की तरह टूरिस्ट स्टॉप नहीं था। इस कारण वहाँ झागू की तरह दुनिया भर तो कोई क्या भी दुकान नहीं थी। खैर, धनाधन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे दृश्य को अपने भीतर लगाकर खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह रीमा शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे हैं। शायद ऐसी ही विभोरों कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वभूत सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्ण का प्रतीक वह सौंदर्य है कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख लेते तो क्षणों के लिए ही सभी करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग और क्रोध को मिलकर ने ईर्ष्या की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर उगा सा रह जाता था और दूसरों का उल्लंघन करने की विधि भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वही कविता? पर मणि ने उस समय की दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दर्शकों की तरह कहने लगी, ये हिमा शिखर जल स्तंभ है। पूरे एशिया को देखे, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजार करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है। गर्मियों के पानी के लिए जब ऋषि मचती है तो ये बर्फ शिखलाएं पिघल जलाधारा बन हमारे सूखे कांठों की तरफ पहुँचती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था जल संचयन की! मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखर का। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाने उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झिनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ने बादलों की तरह पत्थर तोड़ने पहाड़ियों का भागा गया आत्मा की अनंत पत्थरों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ रहा था कि तभी के दुखी फौजी यह ध्यान में आया। यह बॉर्डर एशिया है, थोड़ी दूर ही चीन की सीमा है। एक फौजी में से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय 15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, उदास हंसी। अपने चैन की नींद से हो सके इसलिए हम लोग बाहर दे रहे थे। फिर मिलेंगे कहते हुए जितने ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखे एक फौजी छावनी, जिस पर लिख रहा था कि वी गिव ऑर्डर टू फॉर टुमारो। मैं उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे। हमारे जवान पौष और माघ की, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब जमा रहते, तैनात रहते और इस सकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरते भर में हमारे प्राण कांप उठते थे। उस रास्ते को बनाने में जाने कितने के जीवन अपनी मिन्नत के पूर्ण ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और
अंतरात्मा का हलचल मचाने वाला था। बहरहाल जब हम लागू वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर, जितने कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था, युगमान की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेर प्रयुक्ता और रुडोक्टों के फूल जितने बनाने लगा, बस 15 दिनों में ही देखा है कि पूरी घाटी फूलों से इन कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों से सज रही हो। यह रास्ते अपेक्षाकृत थोड़ा था, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी देखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियाँ वादियों के पहाड़ों और बादलों की आंखें मिचलती दिखती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती। हमारी जीप कर युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा था। यही एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती है, सिक्किम यूटी में से नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब वेस्ट उद्योग इतना ही फल फूला था। हर एक सिक्किम भारतीय आबोहवा में इस कदर घुलनशील हो गया कि लगती है कि नहीं, कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्तों ने रास्ते में काट दिया। मनी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। क्या विस्मय और आशीष में से उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह फूल पर भी पूर्णिमा चांद का मानव द्वारा भाटा जार होती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितने हमें रकम की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ पत्थर पर जिस गुरु नानक के फुटप्रिंट कहते हैं, वहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े चावल छिटक कर बाहर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गए थे वहाँ चावल की खेती होती। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवता का निवास हो, जहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसमें जिम निकालते हुए कहा कि नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम झरने की पूजा करते हैं, इन्हें गंदा कर दें तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए, इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब पहाड़। मैं कुछ थी कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्टॉप नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिल गया, उसके भी कई वर्ष बाद भारतीय आर्मी का कप्तान शेखर दत्ता ने दिमाग में आया कि यह सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्टॉप बनाया जाए। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी नहीं बन ही रहे हैं। नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमानता खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती जीप आगे बढ़ने लगी। इसी के साथ हमारा यह पाठ पूरा हुआ। इसके जो अभ्यास प्रश्न उत्तर है, ये आप कर लीजिएगा, या हमें टाइम मिला तो हम आपको पूरे प्रश्न भी बताएंगे और इसका हल करके भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। अगले पार्ट में हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।